वे डाउट्स डिस्कस करेंगे सीट्स के। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है ABCD is a square of side 5 meter. ABCD is a square of side 5 meter. We are given a square ABCD. The side is 5 meter. ABCD is a square. We have given a square ABCD whose side is 5 meter. Charges of 50 minus 50 plus 50 situated at A, C and D. Plus 50 minus 50. 50 minus 50 and plus 50. Charge are situated. That is Coulomb. 50 Coulomb charge is at point A, minus 50 Coulomb charge is at C, and plus 50 Coulomb charge is at point B. Find the resultant electric field at B. We have to calculate the resultant electric field at point B. हमें B पॉइंट पे इन तीन चार्ज के कारण A, C और D पॉइंट पे चार्ज के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो A पॉइंट पे चार्ज के कारण B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये होगी बाहर की तरफ आउटवर्ड, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू द चार्ज एट EBA। और B पॉइंट पे C चार्ज के कारण, C पॉइंट पे चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। ये डायरेक्शन हो गई C के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा B पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू द चार्ज एट C। अब D पॉइंट पे जो चार्ज है प्लस 50 कूलम, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये भी बाहर की तरफ होगी, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू द चार्ज एट B। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू द चार्ज D। तो हमने सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर लिया। B पॉइंट पे ये जो तीन चार्जेस गिवन है, A पे चार्ज, B पे चार्ज और C पे चार्ज, की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्क्वायर है, तो ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल हो जाएगी 45 डिग्री। अब EBD इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो लाई करेगा इसके ऊपर। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ये हो जाएगा EBD sin 45 डिग्री, EBD sin 45 डिग्री। ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट EBD sin 45 डिग्री। और जो हॉरिजॉन्टल EBD का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉर्म होगा वो होगा EBD cos 45 डिग्री, EBD cos 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो फॉर्म होगा वो cos में होगा और वर्टिकल कंपोनेंट साइन में होगा। तो x एक्सिस के अलोंग, यानी x एक्सिस के अलोंग दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू द चार्ज एट A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू द चार्ज एट B, और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में EBC और EBD, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करेंगे और डायरेक्शन वही होगी जो ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी।
तो ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। सबसे पहले हम BD कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस BD पाइथागोरस पर हम यूज करेंगे और BD इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 50 और 50 का रूट होता है 5√2 मीटर। BD डिस्टेंस हमारे पास आ गया, ये डिस्टेंस 5√2 मीटर डिस्टेंस BD 5√2 मीटर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ए पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट D ड्यू टू द चार्ज एट EVA कैलकुलेट करेंगे, EVA इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू द चार्ज एट B। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू द चार्ज एट A फॉर्मूला यूज करेंगे K³ अपॉन R स्क्वायर, K³ अपॉन R स्क्वायर, K³ अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू डाल दो 9 into 10 to the power 9 और चार्ज की वैल्यू 50 और R स्क्वायर ये डिस्टेंस 5 मीटर, तो 5 into 5 25, ये कैंसिल हुआ और ये आ गया 18 into 10 to the power 9, 18 into 10 to the power 9 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू द चार्ज एट A न्यूटन पर कूलम। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू द चार्ज एट C। इसकी भी वैल्यू सेम आई क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू द चार्ज एट C वही चीज K³ अपॉन R स्क्वायर, K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q की वैल्यू 50, R स्क्वायर 25, सेम वैल्यू आ गई 18 into 10 to the power 9 न्यूटन पर कूलम। अब फाइंड आउट करते हैं EBD इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू द चार्ज एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू द चार्ज एट B K³ अपॉन R स्क्वायर। इस बार R की प्लेस पे क्या है BD है, तो BD का स्क्वायर, तो 9 into 10 to the power 9 into 50 अपॉन BD डिस्टेंस 5√2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 √2 का स्क्वायर 2, 25 into 2 50, this comes to be 9 into 10 to the power 9 न्यूटन पर कूलम। अब हम sin 45, अब ये दो चीजें फाइंड आउट करते हैं, EBD sin 45, EBD sin 45 एंड EBD cos 45। EBD sin 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 9 into 10 to the power 9 into 1/√2 न्यूटन पर कूलम। और EBD cos 45 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, EBD cos 45, EBD cos 45, so 9 into 10 to the power 9 cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, so 9 into 10 to the power 9 into 1/√2 न्यूटन पर। ये हमने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिए। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि y डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EY इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, EBC और EBD sin 45 डिग्री। इसमें ग्रेटर कौन सा है, तो EBD ग्रेटर है 18 into 10 to the power 9, तो ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, यानी EBC माइनस EBD sin 45 डिग्री। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस किया। EBC की वैल्यू 18 into 10 to the power 9 और EBD sin 45 डिग्री की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 into 1/√2। यहां से कॉमन ले लेते हैं, 9 into 10 to the power 9 कॉमन ले लिया, यहां से आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1/√2, 2 माइनस 1/√2 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा y कंपोनेंट आ गया। इस तरह से x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड आउट कर लेंगे, रिजल्टेंट
तो EBA plus EBD cos 45 डिग्री, EBA plus EBD cos 45 डिग्री। EBA की वैल्यू सेम है 18 into 10 raised to the power 9 plus EBD cos 45 9 into 10 raised to the power 9 into 1 by root 2। यहाँ से वही चीज कॉमन ले लेंगे 9 into 10 की पावर 9 so 2 plus 1 by root 2 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करनी है इन दोनों का रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट x का और y का रिजल्टेंट, और इनके बीच की एंगल 90 डिग्री है। तो फॉर्मूला लगा देंगे E अंडर रूट ऑफ ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर, E अंडर रूट ऑफ ex का स्क्वायर प्लस ey का स्क्वायर, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो cos 90 जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इसका होल स्क्वायर करके प्लस करके सॉल्व कर देंगे रिजल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 2 point charges plus 6q and minus 8q are placed at the vertices B and C of equilateral triangle ABC. Question number 18. There is equilateral triangle. Equilateral triangle A, B and C. There are two charges plus 6q and minus 8q are placed at B and C. 6q and minus 8q. Charges are placed at points B and C. And side of equilateral triangle is A. Side of equilateral triangle is A. So find the expression of the magnitude of resultant electric field at the vertex A due to these two charges. Due to these two charges. इन दो चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है A पॉइंट पे। तो B पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। So electric field at point A due to the charge at B. और C पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए towards the charge electric field at A due to the charge at C. ये एंगल 60 डिग्री है। इन दोनों का रिजल्टेंट लाई करेगा इनके बीच में और इसे ज्वाइन करके पैरेललोग्राम फॉर्म कर देंगे। ये 120 डिग्री हो जाएगा। हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये दो फाइंड आउट कर लेंगे EAB एंड EAC।
और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ई ए बी का स्क्वायर प्लस ई ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 ई बी इंटू ई ए बी इंटू ई ए सी एंड cos 120। इसको सॉल्व कर लेंगे। ई ए बी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ई ए बी इक्वल्स टू के क्यूब, चार्ज कितना है 6 क्यूब, k इंटू 6 क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। उसी तरह से ई ए सी फाइंड आउट करेंगे तो k इंटू 8 क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, सॉल्व करने के रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 point charges plus q and plus 4q are separated by distance 6a. There are 2 point charges. There are 2 point charges plus q and plus 4q. 2 point charges, they are situated at point A and B, plus q and plus 4q. And the separation between them is 6a. इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है 6a. Find the point of the line joining the two charges where the electric field intensity is 0. इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके किस पॉइंट पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। मैंने बताया था अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, जैसे दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा। सपोज करो कि पी पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो रही है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को x एज्यूम कर लो, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 6a माइनस x, 6a माइनस x। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज एट A, this is electric field at P due to the charge at A and electric field at P due to the charge at 4q. So electric field at P due to the charge at P, ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to charge A equals to electric field at P due to the charge at B। तो EPA की वैल्यू क्या होगी? EPA की वैल्यू k क्यूब अपॉन x स्क्वायर, k इनटू चार्ज कितना है q है और डिस्टेंस x स्क्वायर है। EPB की वैल्यू क्या होगी? k इनटू 4q, k इनटू 4q अपॉन 6a माइनस x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें x की वैल्यू आ जाएगी। इसे सॉल्व कर लेंगे, k क्यूब से k क्यूब कैंसिल हो गया और 1 बाय x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन 6a माइनस x का होल स्क्वायर रिमूव करेंगे, प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 2 अपॉन 6a माइनस। एक बार पॉजिटिव लेकर सॉल्व कर लेंगे, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेकर के सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। Question number 21. Diagram of this question is given. There is a right triangle ABC. There is a right triangle A, B, and C.
charges are situated, plus Q charges are situated at all the vertices, plus Q and plus Q. तीनों vertices A, B और C पे plus Q charge है. AB और BC डिस्टेंस गिवन है. ये A है और ये A डिस्टेंस है. ये एंगल हमें एंगल C गिवन है. एंगल C 45 डिग्री. ये 90 डिग्री है और ये दोनों साइड इक्वल है. ये 45 हो गया तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है. ये एंगल भी 45 होगा. हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. P यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड पॉइंट है. P सेंटर पे है, AC के मिड पॉइंट पे है. तो हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है और ये P पॉइंट सेंट्रली लोकेटेड है. यहाँ से अगर हम यहाँ पे ये 90 डिग्री है. सेंटर पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा. ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ. तो P पॉइंट पे इस प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज एट P. फिर प्लस Q चार्ज C पे जो है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज एट C. अब ये डिस्टेंस सेम है. ये दोनों डिस्टेंस सेम है. A से P से C की डिस्टेंस और P से A की डिस्टेंस सेम है और दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है. तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसके कारण है कि P पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण. तो P पॉइंट पे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे जो होगी वो बाहर की तरफ होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द चार्ज एट P. अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी BP. तो BP डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये अगर 90 डिग्री है तो ये राइट ट्रायंगल हुआ. BPC इज अ राइट ट्रायंगल जिसमें ये हाइपोटेनस हो गया, ये साइड हाइपोटेनस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गया. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin 45 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. इन ट्रायंगल PBC, इन ट्रायंगल PBC ये एक्यूट एंगल है sin 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस A है. यहाँ से sin 45 की वैल्यू 1/√2 equals to PB upon A and the value of PB comes to be A/√2. हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया. PB डिस्टेंस आ गई A/√2. अब B पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज एट B K³ upon R square. R means PB square. तो K³ upon A/√2 का whole square. This is K³ upon A square by 2. This is 2K³ upon A. The result आ गया 2K³ upon A. K की वैल्यू डाल दो तो 1/4 pi epsilon naught. अगर K की वैल्यू डाल दो तो ये हो गया 1/4 pi epsilon naught. 2Q upon A. अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 22. Question number 22. 4-point charges at the corners of a square of side 2 centimeter. We are given a square of side 2 centimeter. Square ABCD of side 2 centimeter. Each side remains same of a square 2 centimeter. And the charges are given -2Q plus 2Q. -2Q
प्लस 2q माइनस q एंड प्लस q। ए पॉइंट पे चार्ज -2q, बी पॉइंट पे चार्ज +2q, सी पे -q और डी पे +q। So find the magnitude and direction of electric field at the center O of a square। स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये सपोज करो O है, तो A पॉइंट पे जो नेगेटिव चार्ज है इसके कारण O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द चार्ज एट A। O पॉइंट पे इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द चार्ज एट C। बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण बाहर की तरफ, इससे दूर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द चार्ज एट B। ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर की तरफ देगा, दूर भेजेगा इधर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द चार्ज एट B। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द चार्ज एट A, EOA फाइंड आउट करो पहले। EOA, so KQ, K into 2Q, electric field at O due to A, K into 2Q, K into 2Q upon R square। अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस से ADC राइट ट्रायंगल है, तो हम AC कैलकुलेट कर लेंगे। AC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, that is 2 centimeter। 4 plus 4 8, 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 सेंटीमीटर। यानी हमें AC फाइंड आउट हो गई, और जो साइड AC होगी वही BD होगी। AC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू 2 रूट 2 सेंटीमीटर। अब ये सारी साइड्स OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD, इसका हाफ हो जाएगा, 2 रूट 2 बाय 2 यानी रूट 2 सेंटीमीटर। ये सारी साइड्स आ गई रूट 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है सर, k2 अपॉन OA का स्क्वायर, और OA की वैल्यू रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये k3 आ गया। अब फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू द चार्ज एट C, EOC। तो k इनटू चार्ज क्या है, q है, और डिस्टेंस रूट 2 का स्क्वायर 2, दिस कम्स टू बी kq बाय 2। उसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे EOB, electric field at O due to the charge at B, EOB, so K into 2Q, B point पे चार्ज 2Q है, K into 2Q upon रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल, ये भी KQ आ गया। अब फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट O due to the charge at P, EOD, so K into Q upon 2, this comes to be KQ by 2। अब EOA और EOC अपोजिट डायरेक्शन में, EOA and EOC are in opposite direction, so let E1 be the resultant of EOA and EOC। EOA और EOC का रिजल्टेंट E1 है, तो E1 इक्वल्स टू, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करो, तो KQ माइनस KQ by 2, that is 2KQ minus KQ by 2, और इसकी जो डायरेक्शन होगी E1 की, वो OA की जो डायरेक्शन होगी उधर होगी, तो OA की डायरेक्शन यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन इधर होगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स OA। तो इसे हम E1 रिप्रेजेंट कर देते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया टुवर्ड्स OA। अब E2 be the resultant of, let E2 be the resultant of EOB and EOD। EOB और EOD का रिजल्टेंट, फिर वही करो, KQ minus KQ by 2, E2 equals to KQ minus KQ by 2, this again comes to be KQ by 2, और इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स OB होगी, ये E2 की डायरेक्शन होगी।
अब इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है। E1 और E2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फॉर्मूला लगा देंगे रिजल्टेंट का। अब E1 और E2 का रिजल्टेंट हमने सपोज कर लिया E है, तो E इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, तो रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर, E1 की वैल्यू k स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 4, और E2 स्क्वायर ये भी k स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 4, तो अंडर रूट ऑफ 2k स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 4, ये कैंसिल हुआ और ये रिजल्टेंट आ गया kq बाय रूट 2। इन सब का रिजल्टेंट kq बाय रूट 2। अब k की वैल्यू डाल दो, q की वैल्यू डाल दो, तो k की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 और q की वैल्यू, चार्ज q की वैल्यू हमें दे रखी है 0.02 माइक्रो कूलम, k की वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9 और q की वैल्यू 0.02 माइक्रो कूलम 10 की पावर -6 अपॉन रूट 2। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा। इसके आगे के न्यूमेरिकल की सीट मैंने आज डाल रखी है, उसको आप करेंगे, कल उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आज थ्योरी का नया टॉपिक प्रोसीड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंप्लीट किया, आज नई टॉपिक देखेंगे थ्योरी में, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, total number of electric lines of forces passing through the surface normally, total number of electric lines of forces passing through the surface normally is called electric flux। जैसे ये कंडक्टर का सरफेस है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसके परपेंडिकुलर सरफेस से जो क्रॉस करेंगे, they are called electric flux। so total number of electric lines of forces, total number of electric lines of forces passing through the surface, total number of electric lines of forces passing through the surface normally, normally means perpendicular, is called electric flux, is called electric flux। This is the definition of electric flux, total number of electric lines of forces passing through the surface normally is called electric flux। so electric flux को electric flux
अगर स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे डेल्टा फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा स्मॉल के लिए यूज होता है, फाई फ्लक्स के लिए, और ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि फ्लक्स मैग्नेटिक भी होता है, इसलिए फाई की लिखना मस्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई ई थ्रू एन एरिया एलिमेंट, थ्रू एन एरिया एलिमेंट। जैसे हम एरिया एलिमेंट लेते थे, एरिया एलिमेंट मतलब अगर एरिया एस है तो उस एरिया को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में हम स्प्लिट करते थे, उन स्मॉल पार्ट्स को एलिमेंट कहते हैं। सो एरिया एलिमेंट डेल्टा एक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एक्स। अगर एरिया को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एरिया एलिमेंट यानी स्मॉल एरिया को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे। So if electric flux delta phi e through an area element delta x makes an angle electric flux delta phi through an area element delta s, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो डेल्टा फाई ई इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा एस। ये फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, E इंटू डेल्टा एस। अगर एरिया एलिमेंट स्मॉल है, एरिया अगर स्मॉल है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल होगा। डेल्टा फाई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाना है, क्यों? क्योंकि एरिया एलिमेंट हमने लिया है डेल्टा एस जो कि स्मॉल है। तो फ्लक्स का डेफिनेट फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब इसमें है कि if the normal drawn to the area element, if the normal यानी perpendicular, if the normal drawn to the area element makes an angle theta with uniform electric field, if the normal drawn to the area element makes an angle theta with uniform electric field, ये हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा एस लिया, दिस इज डेल्टा एस स्मॉल एरिया एलिमेंट। ये कंप्लीट एरिया था, इसमें हमने एक छोटा पार्ट ले लिया डेल्टा एस, और ये है नॉर्मल को हम एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कोई सरफेस था टोटल, इस सरफेस में हमने एक एरिया एलिमेंट ले लिया स्मॉल एरिया एलिमेंट, और इस तरह से ये नॉर्मल है एन कैप ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई वेक्टर। सो इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एलिमेंट डेल्टा एस के ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉन है वो थीटा एंगल बना रहा है, किससे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। if the normal drawn to the area element makes an angle theta with uniform electric field, इस केस में डेल्टा फाई इक्वल्स टू अब इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके अलोंग नॉर्मल के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या होगा? ई कॉस थीटा, और इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? ई साइन थीटा वर्टिकल के अलोंग। तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना होगा? नॉर्मल के अलोंग। सो ई कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जगह पे क्या आ जाएगा? कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा इनटू एरिया एलिमेंट क्या है? डेल्टा एस। फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा इनटू डेल्टा एस। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई इंटू
डेल्टा एस कॉस थीटा, ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस को लिख सकते हैं ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई डॉट डेल्टा एस डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पता है कि ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिखा जा सकता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से इसे वेक्टर फॉर्म में ले लीजिए ई डॉट डेल्टा एस। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई क्या हुआ, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस। और ये सिचुएशन कब हुआ, जब नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एलिमेंट के ऊपर जो हमने नॉर्मल ड्रॉन किया है यानी एन कैप, ये नॉर्मल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो उस केस में फ्लक्स डेल्टा फाई इक्वल्स टू ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कंसीडर किया जाएगा ई cos थीटा इनटू एरिया डेल्टा एस एज इट इज। तो E cos थीटा डेल्टा S को लिख सकते हैं E डेल्टा S cos थीटा, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं E इनटू डेल्टा S, E डॉट डेल्टा X। अब हम बात करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो उस केस में इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अब देख रहे हैं कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे अभी जो हमने केस देखा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E is non-uniform, यानी हर जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, if the electric field E is non-uniform, then we consider a closed surface, then we consider a closed surface S lying inside the electric field, lying inside the electric field। अब जो हम केस देख रहे हैं वो केस ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था तो हमने फॉर्मूला देख लिया E डॉट डेल्टा S। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है यानी नॉन यूनिफॉर्म है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्लोज सरफेस को कंसीडर किया जाएगा, एक क्लोज सरफेस को कंसीडर कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो जैसे सपोज कीजिए ये एक सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, ये क्लोज सरफेस, कोई सा भी एक क्लोज सरफेस हमने कंसीडर कर लिया S, और ये सरफेस जो हमने कंसीडर किया है वो कहां किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने सरफेस को कंसीडर कर लिया। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। और अब क्या करेंगे, इस पूरे सरफेस को, ये हमने क्लोज सरफेस लिया, क्लोज्ड सरफेस, अब इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। सपोज कीजिए एक एरिया एलिमेंट डेल्टा S1 है, इस क्लोज सरफेस को हमने क्या किया, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। अब ये क्लोज्ड एक एरिया एलिमेंट डेल्टा S1 है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट में हमने डिवाइड कर दिया, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S4, डेल्टा Sn। इस क्लोज सरफेस को हमने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। और सपोज कीजिए कि डेल्टा S1 के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और डेल्टा S1 का नॉर्मल n कैप। हमने क्या किया, अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो एक क्लोज सरफेस लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एस, और उस क्लोज सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S4, डेल्टा Sn। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो डेल्टा S1 के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है तो डेल्टा S2 के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड E3 होगा, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड E4 होगा, और इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड En होगा। तो डिवाइड द सरफेस S into a small area elements, divide the surface S into, divide the surface S into a small area elements। इस पूरे सरफेस को हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। वो एरिया एलिमेंट्स क्या है? डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डैश डैश डेल्टा Sn। क्लोज सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया, और स्मॉल एरिया एलिमेंट्स डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा Sn है। And let the corresponding electric field, let the corresponding electric field along these area elements, along these area elements, इन एरिया एलिमेंट्स के along corresponding electric field जो है वो हमने सपोज किया E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, डैश डैश En वेक्टर है। तो हम जो केस देख रहे हैं वो केस देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो, यानी नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर हमने क्लोज सरफेस S कंसीडर किया, उस क्लोज सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और हमने सपोज कर लिया कि स्मॉल एरिया एलिमेंट्स डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा Sn है, और इन सभी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होगा, सो इनकी डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3, En है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस, अब इस होल सरफेस के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, सो देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through surface S, through surface S। तो सरफेस S के अलोंग अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, phi E equals to E1 dot delta S1 plus E2 dot delta S2 plus E3 dot delta S3 plus dash dash En dot delta Sn। यानी जितने एरिया एलिमेंट्स थे उनको उनके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करके और उन्हें ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस S फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसे हम समेशन के फॉर्म में लिख देंगे, तो समेशन सिग्मा टोटल के लिए हम यूज करते हैं I इक्वल्स टू 1 से लेकर के I इक्वल्स टू n तक, और इसे लिख देंगे EI into delta SI। This is the total flux phi E through the closed surface S when the electric field is non-uniform।
हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए फॉर्मूला, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्लोज सरफेस S कंसीडर करते हैं, क्लोज सरफेस S को स्मॉल एरिया लिमिट्स को डिवाइड करते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और उन सब का प्रोडक्ट का सम कर देते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट यूज किया था, phi equals to E dot delta S, स्केलर होने के कारण। अब हम इसकी यूनिट देखते हैं, तो फ्लक्स phi equals to, अभी हमने देखा फ्लक्स phi equals to इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, E इनटू डेल्टा S, E डॉट डेल्टा S। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके इक्वल होता है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल्स टू Q इनटू E, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा F अपॉन Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, E इक्वल्स टू F बाय Q, तो E की प्लेस पे अपन डाल देते हैं F बाय Q इनटू डेल्टा S। अब इनकी यूनिट देख लेते हैं, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर और चार्ज की यूनिट कूलम, ये ऊपर जाएगा पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका एक और यूनिट है, जैसे phi E इक्वल्स टू E इनटू डेल्टा S हमने देखा। अब हम जानते हैं कि E का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हमने पढ़ा है, आगे और देखेंगे, E इक्वल्स टू V बाय D होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, सो E को हमने लिख दिया V बाय D और इनटू डेल्टा S। अब V का यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, और D का मीटर होगा और डेल्टा S का मीटर स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, तो वोल्ट मीटर, ये भी फ्लक्स की यूनिट होती है, वोल्ट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट दो हो गई, या तो आप इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कहें या वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कुछ पॉइंट्स और देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। फर्स्ट पॉइंट, if electric lines of forces, if electric lines of forces, if electric lines of forces, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, going outward the surface, going outward the surface, यानी अगर सरफेस से बाहर निकल रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, then flux is taken as positive, then flux phi is taken as positive, अगर सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जैसे ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करेंगे
सरफेस से एंटर करेंगे और यहां से बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकल रहा है यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करके अगर बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स फाई को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक जैसे इस सरफेस से एंटर करेगा, इस सरफेस से बाहर निकलेगा, तो अगर बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, और जब एंटर कर रहा है सरफेस में उस समय फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। तो सेकंड पॉइंट, इफ electric lines of forces, if electric lines of forces entering the surface of the conductor, entering the surface of a conductor, electric lines of forces entering the surface of a conductor, कंडक्टर के सरफेस से एंटर हो रहा है, सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, देन फ्लक्स फाई, and flux phi A is taken as negative। तो दो बातें देखी हमने, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस से एंटर कर रहा है उस समय फ्लक्स नेगेटिव लेंगे, और सरफेस से जब बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, फिर दूसरा वेक्टर एरिया या एरिया एलिमेंट, वेक्टर एरिया डीएस पे डिपेंड करेगा। डीएस लिखो या डेल्टा एस। वेक्टर एरिया डीएस पे डिपेंड करेगा क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा, और तीसरा डिपेंड करेगा एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस। ई एंड डेल्टा एस, ई और डेल्टा एस के बीच का जो एंगल है cos थीटा, उस पे भी डिपेंड करेगा। अब जैसे हमने केस देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर बाहर सरफेस से जा रहा है गोइंग आउटवर्ड, जैसे ये कंडक्टर का सरफेस हमने एज्यूम किया, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो बाहर की तरफ जब जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, और सरफेस एरिया डीएस से रिप्रेजेंट करो या डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करो, ये भी बाहर की तरफ होगी। जैसे यहां से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, लाइंस ऑफ फोर्सेस, फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, तो एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो ई और डीएस दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, यानी यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और फॉर्मूला फ्लक्स का लगा दो, तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डीएस cos 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फ्लक्स हो गया E into ds, ये पॉजिटिव हो गया। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गोइंग आउटवर्ड द सरफेस, देन फ्लक्स फाई इज टेकन एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब हम बात करते हैं कि अगर एंटर कर रहा है, सरफेस से एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर सरफेस से एंटर कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड। इस सरफेस से लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ होगी पॉजिटिव चार्ज के कारण,
लेकिन अब इस सरफेस पे एरिया वेक्टर कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा, इस सरफेस के बाहर की तरफ, तो इधर हो जाएगा डेल्टा एस और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, इस केस में थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। कब, जब ये एंटर कर रहा है, जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और इलेक्ट्रिक वेक्टर, वेक्टर एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर तो इस साइड होगा और इनके बीच एंगल थीटा 180 डिग्री। अब फॉर्मूला लगाओ तो पाई इक्वल्स टू ई ds cos 180 डिग्री और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो फ्लक्स इक्वल्स टू -e into ds। ये सेकंड पॉइंट आ गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब एंटर करेंगे सरफेस से तो फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और जब बाहर निकलेंगे सरफेस से तो फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर तीसरा केस अपन लेते हैं, एक थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में यहां से सरफेस एरिया और ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड केस में अपन किस तरह से ले रहे हैं कि इस तरह से सरफेस है तो इलेक्ट्रिक सरफेस इस तरह से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ और ये सरफेस, अब इस सरफेस के ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो ये हो गया आपका ds और E और ds के बीच में एंगल थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब फ्लक्स क्या होगा, phi इक्वल्स टू E ds cos 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उस केस में कोई भी फ्लक्स नहीं पास होगा, यानी फ्लक्स फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, फ्लक्स फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी जब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। E और ds जब परपेंडिकुलर हो गए तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और cos 90 की वैल्यू 0 होगी।